नमस्कार। आस्क डॉक्टर गुप्ता में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में उन स्तन की गांठों के बारे में चर्चा की जो कैंसर की नहीं है। अब हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और स्तन कैंसर के विषय में चर्चा करेंगे। स्तन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो बहुत अच्छे से समझा हुआ है, जिसके बारे में काफ़ी जानकारी है। यह एक ऐसा अंग है जिसको रोगी स्वयं देख सकते हैं, जिसकी बीमारियां उन्हें स्वयं पता लग जाती हैं, और एक चिकित्सक के लिए भी इसको देख पाना बड़ा सरल है। इसके बारे में जागरूकता भी बहुत अच्छी है और डॉक्टर की राय भी आमतौर पर जल्दी ले ली जाती है। तब भी काफ़ी बार यह परेशानी बहुत बढ़ी हुई अवस्था में डॉक्टर के सामने आती है। एक ऐसा अंग जो बाहर से दिख जाता हो, उसकी यदि ऐसी दुर्दशा देखने को मिलती है तो ये दुख की बात है। आज के इस विमर्श में हम लोग यह बात करेंगे कि यह बीमारी किन लोगों में ज़्यादा हो सकती है, इसके कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या इसके लक्षण हैं, किस प्रकार इसकी पुष्टि की जाए। हम लोग यह भी चर्चा करेंगे कि परिवार के बाकी लोगों को इस बीमारी से होने का खतरा है, ये कैसे पता चलेगा और क्या इसकी रोकथाम संभव है। सबसे पहला प्रश्न जो किसी भी दिमाग में आता है वो ये है कि क्या मुझे स्तन कैंसर हो सकता है। तो उत्तर ये है कि हो तो किसी भी महिला को सकता है। इसके बहुत स्पष्ट कारण हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो बड़े अच्छे से जिनका अध्ययन किया जा चुका है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये रिस्क फैक्टर हैं, इसके होने का मतलब यह नहीं कि 100% उन लोगों में जिनमें रिस्क फैक्टर है उनमें यह बीमारी होगी ही। तो यदि आपके शरीर में, आपकी जांचों में, आपकी हिस्ट्री में कोई ऐसा रिस्क फैक्टर दिखाई देता है तो सावधान हो जाइए, घबराइए नहीं। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में कहा है कि स्तन कैंसर एक हार्मोन से प्रभावित होने वाला कैंसर है। इसका अर्थ ये है कि यदि किसी महिला के शरीर में जो हार्मोन्स हैं वो लंबे समय तक एक्टिव रहेंगे तो उसको ज़्यादा सावधान होना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है कि वो महिलाएं जिनमें मासिक धर्म यानी मेंसेस कम आयु में आरंभ हो जाते हैं और बहुत देर की आयु तक चलते रहते हैं, उनको थोड़ा सावधान होना होगा। यदि स्तन का टिश्यू ज़्यादा है तो साफ सी बात है कि इसका खतरा भी ज़्यादा होगा। इसलिए मोटापा इसका एक कारण है, एक रिस्क फैक्टर है। और जो शरीर में ज़्यादा चर्बी होती है वह हमारे हार्मोन के वातावरण को भी बदल देती है और स्तन कैंसर का खतरा बढ़ा देती है। इसलिए जिनका वजन ज़्यादा है उनको सावधान रहना होगा। जिन महिलाओं ने अपने बच्चों को स्तनपान नहीं कराया या बहुत कम समय के लिए कराया, उनके अंदर इसका खतरा अधिक होता है। अर्थात जिस कार्य के लिए यह अंग बनाया गया है, यदि वह कार्य इससे ना लिया जाए तो खतरा बढ़ जाएगा। कुछ इस प्रकार की भी चिंताएं जताई गई थी कि जो सिलिकॉन जेल इम्प्लांट होते हैं, जो स्तन के अंदर लगाए जाते थे, उनसे भी इसका खतरा बढ़ने की बात हुई है पीछे। जो सबसे कॉमनली स्तन कैंसर के रोगी क्वेश्चन पूछते हैं, उनके परिवार के लोग सवाल पूछते हैं, वो ये है कि क्या यह परिवार में चलता है। तो जवाब है कि बहुत कम मामलों में चलता है, लेकिन हाँ, कुछ प्रकार के स्तन कैंसर ऐसे होते हैं जो परिवार में एक से ज़्यादा सदस्यों में हो सकते हैं। इन जेनेटिक परिवर्तनों के लिए जो जांचें हैं वो आजकल सब जगह उपलब्ध हैं और बहुत महंगी भी नहीं है। यदि इनमें से किसी में कोई भी व्यक्ति ये देखे, कोई भी महिलाएं देखे कि उसके अंदर यह जांच पॉजिटिव आ रही है, रिस्क फैक्टर आ रहा है, तो घबराइए नहीं, तुरंत जाके डॉक्टर से मिलिए। अब इसके लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं। हो सकता है कि आपको इसके लिए कुछ सावधानी के लिए ऑपरेशन कराने की सलाह दी जाए। कुल मिला के जो आपका विशेषज्ञ होगा वो आपको जो सबसे अच्छा विकल्प होगा वो विकल्प बताएगा, उसका पालन करिए। अब जब सभी महिलाओं को रिस्क है तो इसका मतलब सभी को इसके लक्षणों की जानकारी होनी चाहिए। एक ऐसा कैंसर जो खतरनाक है लेकिन ठीक हो सकता है, ये ज़्यादातर एक गांठ के रूप में आता है, जैसा हमने पहले भी बात की है। जो ऐसी गांठें होती हैं जिनमें कैंसर नहीं है, जो कैंसर के अलावा दूसरे कारणों से बनती हैं, उनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो उसको यहाँ पर नहीं दोहराएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ उन गांठों के बारे में बात करेंगे जो कैंसर की गांठें हैं। एक बात मैं दोबारा से सबको दोहराकर यह एम्फेसाइज करना चाहूँगा, इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि यदि किसी भी महिला के स्तन में गांठ है तो उसकी तरफ से सावधान हो जाना चाहिए। स्तन की प्रत्येक गांठ को कैंसर की गांठ माना जाए जब तक यह सिद्ध ना हो जाए कि यह कैंसर की नहीं है। तो इसलिए प्रत्येक गांठ की समुचित जांच करा लेनी चाहिए। जो कैंसर की गांठें होती हैं वो सख्त होती हैं, उनका आकार बहुत तेजी से बढ़ता है, उनके ऊपर की जो त्वचा है, जो स्किन है, वो लाल हो सकती है, उनके ऊपर जख्म बन सकता है।
जो निपल है वो कैंसर में अंदर जा सकता है, और यदि इसके साथ बगल में भी गांठ है तो इसके कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। यदि निपल से डिस्चार्ज में ब्लड दिखाई देता है, रक्त दिखाई देता है, तो हो सकता है कि यह स्तन के दूध के चैनल्स के अंदर एक छोटे से ट्यूमर का संकेत हो। यह ट्यूमर कैंसर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसकी जांच कराना, इसका उपचार कराना आवश्यक होता है। जब भी हमें इनमें से कोई लक्षण दिखाई देगा तो जो आपका चिकित्सक होगा वो सशंकित हो जाएगा और आगे जांच कराएगा। एक बात ध्यान रखें कि कैंसर का उपचार तभी आरंभ किया जा सकता है जबकि पैथोलॉजिस्ट को साइटोलॉजी या बायोप्सी के अंदर कैंसर की कोशिकाएं स्पष्ट दिखाई दे जाएं। कई बार इसमें से छोटा सा एक टुकड़ा निकालकर उसका आगे जांच कराने के लिए भेजा जाता है, जिससे कि हमें इसका सब टाइप पता लग सके। जो स्तन कैंसर होते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। अब हमारे मरीज में कौन सा कैंसर है यह जानने के लिए इसमें कुछ और जांचें कराए जाने की आवश्यकता होगी, और इन जांचों से हमें आगे जो अपना उपचार है उसकी सही योजना बनाने में मदद मिलेगी। तो इसलिए अफवाहों के चक्कर में पड़कर इन जांचों में देर ना करें। मैमोग्राफी और पैट स्कैन, ये जांचें इस कैंसर को ये देखने के लिए कराई जाती हैं कि ये कितना बड़ा है, कहाँ तक गया है, कहाँ तक फैला है। केवल इन जांचों के आधार पर कैंसर का उपचार आरंभ नहीं किया जा सकता। यदि आपका उपचार शुरू करने से पहले सबसे पहले बायोप्सी कराने के लिए कहा जा रहा है तो यह कैंसर की पुष्टि करने के लिए नहीं कराया जाता, ये कैंसर का प्रकार जानने के लिए कराया जाता है। तो इससे हमें जो आगे उपचार करना है उसके बारे में सही प्लानिंग, सही योजना बनाने में हमें मदद मिलती है, और इससे हमारा सर्वोत्तम जो परिणाम है वो हमें मिल पाता है। तो इसलिए अफवाहों पर ध्यान ना दें और जो भी जांच आपको सुझाई गई है उस जांच को तुरंत कराएं। अब कुछ बातें मैमोग्राफी के बारे में कहना चाहूँगा। मैमोग्राफी कम विकिरण वाला, कम रेडिएशन वाला एक एक्सरे है जो कि स्तन की जांच करने के लिए किया जाता है। ये जो स्तन में गांठें होती हैं उनका प्रकार जानने के लिए कराया जाता है। मैमोग्राफी 45 साल से अधिक आयु की महिलाओं में, जो सामान्य महिलाएं हैं जिनमें कोई गांठ नहीं है, उनमें कैंसर की छोटी छोटी गांठों को ढूंढने के लिए, उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए भी बड़ा उपयोगी है। जो अपेक्षाकृत कम आयु की महिलाएं हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, उनका जो स्तन का टिश्यू होता है वो अपेक्षाकृत सख्त होता है, तो उनके अंदर जो मैमोग्राफी एक्सरे है वो गांठों को मिस कर सकता है। हो सकता है वो उन गांठों को न देख सके। इस कारण जो कम आयु की महिलाएं होती हैं उनके अंदर अल्ट्रासाउंड, जो स्तन का अल्ट्रासाउंड है, जिस तरह पेट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसी तरह स्तन का भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है। वह अल्ट्रासाउंड बड़ा उपयोगी है। जो स्तन का अल्ट्रासाउंड है वो मैमोग्राफी के साथ में भी किया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे भाग होते हैं, जैसे हमारी बगल का भाग है और भी कुछ कोने ऐसे होते हैं, कॉर्नर ऐसे होते हैं जो मैमोग्राफी में मिस हो सकते हैं। तो मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड मिलाकर पूरे स्तन की जांच हो जाती है। यंग जो महिलाएं हैं, कम आयु की जो हैं, उनके अंदर काफ़ी बार स्तन का MRI कराने के लिए कहा जा सकता है, खासतौर पे तब जबकि हमारे जो डॉक्टर हैं वो स्तन को बचाने की योजना बना रहे हैं। यदि एक मैमोग्राम नॉर्मल है जो कुछ ऐसा दिखता है तो वह किसी खतरनाक गांठ होने की संभावना को लगभग समाप्त कर देता है। कभी कभी मैमोग्राफी में गांठ ऐसी दिखती है कि आपको डॉक्टर होने की आवश्यकता नहीं है, मरीज के परिवार वाले भी हाथ रख के बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये वाली गांठ है जो कैंसर की है। पेट सीटी स्कैन की यदि हम बात करें तो पेट सीटी स्कैन उन कैंसर्स में कराया जाता है जो थोड़ा सा बढ़ गए हैं, शुरुआती स्टेज में नहीं है। पेट सीटी स्कैन ये जानने के लिए कराया जाता है कि ये बीमारी शरीर में कहीं और तो नहीं फैल गई है, और अगर फैल गई है तो कहाँ तक फैली है। पेट स्कैन अकेले ना तो कैंसर की पुष्टि कर सकता है, ना ये तय कर सकता है कि इसमें से स्तन को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। अब हम ये जानते हैं कि कैंसर किसी भी महिला को हो सकता है। कैंसर के कुछ स्पष्ट खतरे के कारण हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, और इसकी जांच मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, MRI, पेट स्कैन, इनको अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग मरीजों के हिसाब से टेस्ट करा के इसकी पुष्टि और इसकी जांच की जाती है। इसके उपचार को आरंभ करने से पहले साइटोलॉजी या बायोप्सी में कैंसर की कोशिकाओं का दिखना अनिवार्य है। अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है उसकी चर्चा करेंगे, वह है कि यदि किसी में यह बीमारी आ जाए तो इससे छुटकारा कैसे मिले। एक बात स्मरण रहे कि किसी भी कैंसर के, स्तन कैंसर भी उसी में आता है, उसमें जो उपचार के परिणाम हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है, जिससे हमारा परिणाम प्रभावित होता है
कि जिस समय उपचार शुरू किया गया उस समय रोग की अवस्था, उसकी स्टेज क्या थी। इसलिए जैसे ही आपको स्तन में गांठ महसूस हो, तुरंत डॉक्टर से मिलें। एक पुरुष डॉक्टर को दिखाने का संकोच, दर्द ना होना, अंग भंग होने का डर या आर्थिक कारण, इन सब कारणों से ये गांठें कई बार बढ़ जाती हैं। लेकिन एक बात स्मरण रहे, जितनी बड़ी गांठ होगी अंग भंग होने का खतरा उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम उपचार में देरी करते जाएंगे, बीमारी की अवस्था यानी उसकी स्टेज बढ़ती जाएगी, जिससे कि खर्चा भी बढ़ेगा। तो इसलिए डॉक्टर से जल्दी मिलें। जो इसके उपचार के भाग हैं उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसकी चर्चा सबसे पहले होनी चाहिए, वो है सर्जरी। एक बात स्मरण रहे कि स्तन कैंसर का समूल नाश करने वाला उपचार सर्जरी है। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी सर्जरी को सरल बनाने के लिए दिए जाते हैं, या जो इसके सर्जरी के लाभ हैं उन लाभों को आगे बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। तो सर्जरी से भागने का प्रयास ना करें। आज के समय में जो कैंसर से प्रभावित स्तन है उसको पूरा निकाले बिना भी इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत लोग, जिनमें कुछ पुराने ज़माने के डॉक्टर भी आते हैं, वो ये मानते हैं कि यदि कैंसर से प्रभावित स्तन को पूरी तरह निकाल दिया जाए तो ये एक तरह से इस बीमारी के दोबारा ना होने का एक बीमा है, एक गारंटी है, जबकि ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में किए गए बहुत सारे अध्ययन, बहुत सारे शोध यह प्रमाणित कर चुके हैं कि चाहे स्तन को पूरा निकाला जाए, चाहे उसको पूरा बिना निकाले उपचार किया जाए, जो उसके कंट्रोल के रिजल्ट हैं और जो जीवन की सुरक्षा है वो दोनों परिस्थितियों में एक जैसी है। एक बात और है कि यदि स्तन कैंसर का ऑपरेशन ठीक से हो गया हो, बाद का उपचार ठीक से हो गया हो, तो बहुत ही कम मामलों में ऐसा होता है कि जो अंग बच गया उसमें कैंसर आए। ज़्यादातर यदि दुर्भाग्य से कैंसर लौट के आता है तो वो दूसरे अंगों में आता है, जैसे कि हड्डियों में, लिवर में, फेफड़ों में। तो इसलिए यदि आपको अंग बचाने की सलाह दी जा रही है तो घबराइए नहीं। काफ़ी बार महिलाएं डर के मारे पूरा का पूरा स्तन निकाल देने की जिद करती हैं। जिस स्तन को बचाया जा सकता है उसको पूरी तरह निकाल देना एक वैलिड ट्रीटमेंट है, लेकिन वही महिलाएं जब 4-5 साल स्वस्थ रह लेती हैं, जब उनके दिमाग में कैंसर का डर कम होने लगता है, तब वो आकर धीरे से ये कहती हैं कि ये सपाट छाती, ये फ्लैट छाती बुरी लगती है, क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो शरीर के दूसरे अंगों से, विशेष तौर पे पेट की जो मांसपेशियां हैं, उनको लेके दूसरा स्तन बनाने का, रिकंस्ट्रक्शन करने का प्रयास किया जा सकता है, किया जाता है। लेकिन एक बात स्मरण रहे कि कितना ही अच्छा रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, कोई भी रिकंस्ट्रक्शन बचाए हुए अंग का सौंदर्य में मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी जो डॉक्टर है, जो सर्जन है, वो भगवान जैसा कारीगर नहीं हो सकता। यदि हम इस फोटो को देखें तो यह जो रिकंस्ट्रक्शन है ये स्तन निकालने के 3 साल बाद किया गया था, क्योंकि महिला की आयु कम थी और जो कैंसर था वो खतरनाक टाइप का था। तो 3 साल मरीज सुरक्षित रहीं, उसके बाद इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। तो आप देखें तो यह बहुत बढ़िया रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। लेकिन ये एक बचाए हुए स्तन का मुकाबला नहीं कर सकता। स्तन बचाने में रिजल्ट कैसे आते हैं, इसका उदाहरण इस एक युवा महिला से समझा जा सकता है, जिनके बाएं स्तन में एक छोटा सा कैंसर का एक नोड्यूल था, एक गांठ थी। यह जो फोटो है यह ऑपरेशन से पहले की है, जिस समय कैंसर शरीर के अंदर है। इसका ऑपरेशन कर दिया गया। और दूसरी फोटो ऑपरेशन के 10 दिन बाद की है। आप देखेंगे तो लुक में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है। ध्यान से देखेंगे तो बगल में सर्जरी के स्टेपल्स दिखाई देंगे, उन्हें भी कुछ दिन बाद निकाल दिया गया था। दूसरा जो हमें अब परिणाम दिख रहा है, यह एक महिला है जिनका ये फोटो ऑपरेशन के 11 साल बाद का है, और यह फोटो 3 साल पहले लिया गया था। आज 14 साल बाद ये भगवान की कृपा से, सौभाग्य से पूरी तरह से कैंसर मुक्त हैं। लेकिन हमेशा इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि चाहे स्तन को बचाया जाए, चाहे इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, कभी भी इसको दूसरी तरफ के नॉर्मल स्तन से नहीं मिलाना चाहिए। इसकी तुलना हमेशा एक फ्लैट छाती से, सपाट छाती से की जानी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, कितनी ही मेहनत सर्जन कर ले, भगवान जैसा कारीगर नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ एक बात और ध्यान रखें कि स्तन कैंसर में स्तन बचाने के विकल्प की स्वीकार्यता, स्तन बचाने की जिद ना बन जाए। कभी कभी जब एक से ज़्यादा कैंसर होते हैं एक ही स्तन में, या कैंसर कुछ बढ़ गया हो जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, या और बहुत सारी परिस्थितियों में जो डॉक्टर स्तन कैंसर में स्तन बचा के ऑपरेशन करते रहते हैं, लेकिन आपके मामले में स्तन बचाने से मना कर देते हैं, तो आपको परिस्थितियों को समझना होगा।
स्तन को बचाने की जिद आपके उपचार के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। तो विशेषज्ञ जो सुझाव दे रहा है उस सुझाव को माने, क्योंकि वह आपके लिए सर्वोत्तम सुझाव ही देंगे। यहाँ पर एक बात पर मैं जोर देना चाहूँगा कि इसका उपचार विशेषज्ञ से ही कराया जाए जो इस रोग के विशेषज्ञ हों, क्योंकि स्तन कैंसर में स्तन बचाना हर व्यक्ति नहीं कर पाता है। स्पेशलिस्ट को शुरू से अपने साथ लेके चलें। या एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, यहाँ पर जो इस स्तन में गांठ थी उसको निकाल दिया गया ये देखने के लिए कि ये किस कारण से बनी है। उसको निकालने के लिए जो कट लगाया गया, वो जो इंसिजन लगाया गया, उसकी जो डायरेक्शन थी वो ठीक नहीं थी, जिसके कारण जब उसमें कैंसर आ गया तो बाद में हम लोग स्तन को बचा तो पाए, लेकिन जैसा आप देख पा रहे हैं परिणाम बहुत अच्छा नहीं मिला। दूसरी तरफ ये उदाहरण है जहाँ पर कि एक जनरल सर्जन, नॉन विशेषज्ञ सर्जन ने प्रयास किया, सोचा कि चलो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करते हैं। अब जो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि जो उसका परिणाम आया सौंदर्य के हिसाब से वो बहुत बुरा है। इसमें बीमारी भी पूरी तरह नहीं निकल पाई, उसका एक मार्जिन भी पॉजिटिव था, तो मुझे दोबारा से ऑपरेशन करके पूरा का पूरा स्तन निकालना पड़ा। यदि हम इस फोटो को देखें तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि यदि पूरा स्तन शुरू में निकाल दिया गया होता तो देखने में शायद वह पूरा स्तन निकली हुई सपाट छाती इस बचे हुए स्तन से कम खराब लगती। दूसरा उदाहरण हम देखें, अगला उदाहरण जिसमें कि किसी ने स्तन कैंसर का ऑपरेशन किया। जो ऑपरेशन किया उसमें इतना स्तन नहीं बचाया गया कि उसको हम कंजर्वेशन कहें, पूरा नहीं निकाला गया तो वो मास्टेक्टमी भी नहीं है। इसके बाद आगे का उपचार भी नहीं दिया गया, जिसका परिणाम ये है कि 1 साल के अंदर ही यह बीमारी दोबारा से लौट के आ गई। तो इसीलिए शुरू से ही एक विशेषज्ञ को ढूंढें, क्योंकि वही आपको जीवन की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और सौंदर्य के दृष्टिकोण से भी सर्वोत्तम रिजल्ट देगा। जो कैंसर का, स्तन कैंसर का उपचार होता है वो सर्जरी पर रुकता नहीं है। सर्जरी अकेले ज़्यादातर मामलों में पर्याप्त नहीं होती। रोग की अवस्था के हिसाब से और जो उपचार किया गया है, जो ऑपरेशन किया गया है उसके प्रकार के हिसाब से आपको आगे कीमोथेरेपी और उसके साथ में रेडियोथेरेपी की सलाह दी जाएगी। तो हम अभी यहाँ पर अपने कैंसर सर्जरी के डिस्कशन को विराम देंगे। अब हम चर्चा करेंगे उस उपचार की जो ऑपरेशन के बाद में दिया जाता है या ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के अलावा दूसरे जो उपचार होते हैं। तो हम बात करेंगे कीमोथेरेपी की, जो ऑपरेशन के तुरंत बाद दी जाती है। सबसे ज़्यादा यदि रोगी किसी से डरते हैं तो वो कीमोथेरेपी से डरते हैं। और मज़े की बात यह है कि स्तन कैंसर के प्रत्येक रोगी को, लगभग प्रत्येक रोगी को अपने उपचार के किसी ना किसी पड़ाव पर कभी ना कभी कीमोथेरेपी लेनी ही पड़ती है। जो सर्जरी होती है वो स्तन में से जो कैंसर है उसका सफाया कर देती है। कीमोथेरेपी शरीर के दूसरे किसी भाग में यदि कोई ऐसा स्प्रेड है जो हमें दिखाई नहीं दिया है तो उसको नष्ट करने का काम करती है। कई बार कीमोथेरेपी जो कैंसर बढ़ चुके होते हैं उनको छोटा करके वापस ऑपरेशन की हद में लाने के लिए, डाउन स्टेज करने के लिए भी दी जाती है। जैसा कि हम इस उदाहरण से समझते हैं, यहाँ पर ये कैंसर इतना बढ़ गया है कि इसने स्किन को, जो त्वचा है उसको बहुत दूर तक नष्ट कर दिया है, जिसके कारण इस समय ऑपरेशन असंभव नहीं तो बहुत कठिन है। इसी रोगी को 3 महीना तक कीमोथेरेपी दी गई और उसके बाद इनका ऑपरेशन संभव हो सका। कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन इन दुष्प्रभावों के बारे में, इनके बारे में जो भ्रांतियां हैं, उनको सबको हम सर्वोत्तम विकल्प के चयन के अपने वीडियो में बहुत विस्तार से बता चुके हैं, तो उसको अब मैं यहाँ दोहराऊंगा नहीं। कीमोथेरेपी जब बीमारी बढ़ जाती है, कैंसर यदि बहुत बढ़ गया है, तो उस स्थिति में कैंसर को नियंत्रण में रख के रोगी के जो कष्ट हैं उनको कम करने के लिए भी दिया जाता है, जिससे कि रोगी एक सामान्य जीवन, जितना संभव हो उतना जीवन अपना यापन कर सके। इसलिए अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, जैसा आपको ट्रीटमेंट का सुझाव दिया जाए वो ट्रीटमेंट लीजिए। अब हम आते हैं रेडियोथेरेपी पर। रेडियोथेरेपी ऑपरेशन के बाद और कीमोथेरेपी के बाद दी जाती है। किसको रेडियोथेरेपी लगेगी, किसको नहीं लगेगी, यह रोग की अवस्था पर निर्भर करता है और ऑपरेशन के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि स्तन बचाने का ऑपरेशन किया गया है तो रेडियोथेरेपी अनिवार्य है। पूरा स्तन निकालने के बाद भी कुछ रोगियों में रेडियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी का कैंसर फैल गया हो और फैलकर हड्डियों में चला गया हो तो हड्डियों में जो दर्द हो रहा है उस दर्द को ठीक करने के लिए या हड्डियों को टूटने से बचाने के लिए भी रेडियोथेरेपी लगाई जाती है। कई बार कैंसर फैलकर दिमाग में चला जाता है, तो उस परिस्थिति में दौरे ना पड़ने लगे, उनसे बचाव के लिए भी स्तन कैंसर के रोगियों में रेडियोथेरेपी लगाई जाती है। अब अगला हम आते हैं टारगेटेड थेरेपी पर।
टारगेटेड थेरेपी भी हम लोग अपने सर्वोत्तम विकल्प के चयन में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यहाँ स्तन कैंसर के विषय में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि टारगेटेड थेरेपी की जो दवाइयाँ हैं जो स्तन कैंसर में दी जाती हैं, अब उनके जो खर्च हैं, जो उनकी कॉस्ट है, वो पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो चुकी है। टारगेटेड थेरेपी कीमोथेरेपी के साथ में दी जाती है या कीमोथेरेपी के बाद में दी जाती है परिस्थितियों के अनुसार। मगर एक बात ध्यान रखें, टारगेटेड थेरेपी वहीं काम करेगी जहां पर जो अनुकूल रिसेप्टर है उसका टेस्ट पॉजिटिव होगा। तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो कि किसी भी तरह के सब कैंसर में काम आ जाएगी, सबको ठीक कर देगी। इसके बाद आती है हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी उपचार का एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा भाग है जिसके बारे में लोग सबसे कम जानते हैं, इसकी महत्ता सबसे कम आंकी जाती है। हार्मोन थेरेपी उन कैंसर्स में दी जाती है जिनमें कि हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं, जो हार्मोन सेंसिटिव होते हैं, और इस तरह के ट्यूमर हार्मोन थेरेपी को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स देते हैं। यह कीमोथेरेपी के बाद में शुरू की जाती है और 5 साल या उससे ज़्यादा तक भी कई बार दी जाती है। बड़ी आसानी से घर पे ली जा सकने वाली टैबलेट्स होती हैं जो बहुत महंगी भी नहीं है। 8 रुपये 10 रुपये की एक टैबलेट आजकल आती है जो दी जाती है। और जिस तरह लोग ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं उसी तरह से हार्मोन थेरेपी की दवाई भी खा सकते हैं। और ये जो सूटेबल कैंसर है उसमें इतनी प्रभावी होती है कि जो बुजुर्ग रोगी होती हैं जिनमें कीमोथेरेपी नहीं दी जा सकती है, उनके अंदर सिर्फ हार्मोन थेरेपी शुरू की जाती है और उनको उससे बहुत आराम मिलता है। तो अपने इस सारे विमर्श से अब हम ये जानते हैं कि कैंसर ठीक हो सकता है। स्तन कैंसर के उपचार के परिणाम बहुत अच्छे हैं। जो स्तन कैंसर से प्रभावित है उसको सुरक्षित तौर पर बचा पाना संभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए अपना उपचार पूरा करना होगा और सारे के सारे जो उपचार के भाग हैं वो सब करने होंगे। इसके लिए आपका समय भी काफ़ी लग सकता है, थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल भी हो सकता है और बार बार आना जाना भी पड़ सकता है। तो उपचार में थकिए नहीं, उपचार से फ्रस्ट्रेट नहीं होइए, इसको पूरा करिए। इसको फिर आप एक बुरे सपने की तरह भूल जाएंगे। एक बार जब उपचार पूरा हो जाए तो उसके बाद फिर आपको नियमित समय पर आकर अपनी वेलबींग के लिए, आप सुरक्षित हैं इसके लिए थोड़ा सा डॉक्टर के पास चेकअप कराते रहना होगा। इसमें कुछ टेस्ट किए जाते हैं जो ज़्यादातर साल में एक बार किए जाते हैं, तो कृपया अपने फॉलोअप में रेगुलरली नियमित रूप से आएँ। इन फॉलोअप का जो उद्देश्य है वो एक तो ये है कि जो दूसरी साइड का स्तन है उसको चेक करते रहना है कि उसमें तो कोई समस्या खड़ी नहीं हो गई है, क्योंकि जो रिस्क फैक्टर आपके शरीर में थे वो रिस्क फैक्टर दोनों स्तनों पर लागू होते हैं। दूसरा जो उद्देश्य है वो ये है कि भगवान ना करे यदि यह बीमारी फिर से सिर उठा रही है तो इसे उपचार की अवस्था में ही पकड़ लिया जाए। तो इसलिए अपने फॉलोअप में रेगुलर रहें, उसमें आलस ना करें। यदि स्तन कैंसर को सही समय पर शुरू में पकड़ लिया जाए और इसका सही उपचार हो जाए तो विश्वास रखिए आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लंबे समय तक का जो कंट्रोल है, जो क्योर है, वो ज़्यादातर मामलों में मिलता है। जो इसका फेलियर है, रिलैप्स है, बहुत कम होता है। इसके साथ ही मैं सभी को एक स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं और जो लोग इसका उपचार करा रहे हैं उनको अपने उपचार में शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।